Hello friends, welcome again to G Interior. This is Arijit Pal. Again आपके सामने आ गए हैं नया एक टॉपिक लेके। आज का टॉपिक जो है वो है द फंडामेंटल्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन। फंडामेंटल ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन जो सेक्शन है वो एक एक करके आपको हम बताते जाएंगे और उसका जो भी पॉइंट होगा ब्रीफली उसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको, ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आए। देखिए, बेसिकली एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करने से पहले जो डिज़ाइन फंडामेंटल्स है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में अभी जितना हम एक्सप्लेन करेंगे, अगर इसको पॉइंट वाइज आप थोड़ा सा देख लेंगे और समझ लेंगे तो ये डिज़ाइन प्रोसेस करने में बहुत सुविधा होगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है द डिज़ाइन प्रोसेस। जो फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन का जो पार्ट है वो कुछ स्टेजेस में भाग किया हुआ है। पहला पॉइंट जो है वो द डिज़ाइन प्रोसेस। डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर में क्या है, मान के चलिए आप कोई काम ले लिए हैं या फिर आपको मिलने वाला है। तो प्रोजेक्ट का पहला जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो है आपका क्लाइंट के संग विजिट करना और जो कॉन्सेप्ट है आपका वो आपको बोलना। अब क्लाइंट उसमें कुछ चीज़ आपको समझाएंगे कि मेरा कॉन्सेप्ट ये है वो है, तो उसको रिस्पेक्ट करके आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। इस प्रोसेस में सारा आपका जो डिज़ाइन है वो एक्सप्लेन होगा। इसके बाद में जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा उतना क्या होगा, क्लाइंट को अच्छा लगेगा। अब उससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि ये काम कितना दूर तक हो सकता है। इसके दौरान आपको एक फीस जो बजट गाइडलाइंस है उसको भी देना पड़ेगा। इसके चलते क्या होगा, टोटल जो प्रोसेस है ये एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ आ जाएगा। ये हो गया डिज़ाइन प्रोसेस। दूसरा पॉइंट हुआ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट। क्लाइंट से आपका बातचीत तो हो गया। अब ये चीज़ क्या है कि जो बजट गाइडलाइंस आपका रेडी हुआ और क्लाइंट का जो कॉन्सेप्ट है इसको संग में लेके जो प्रोजेक्ट है उसको थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसके अंदर में कौन कौन आदमी से ये काम आपका होगा, उसका कैसा बजट है। क्योंकि आपको तो पहले से ही वो बजट आपके हाथ में है। अब अगर ज़्यादा बजट हो जाएगा तो काम वो कर नहीं पाएंगे आप। और प्रोजेक्ट साइट पे जाना, साइट का कैसा एम्बियंस है, लोकेशन कैसा है, ये सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको इस चीज़ का एक प्लान चॉकआउट करना है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट में क्या क्या मटेरियल आप यूज़ करने वाले हैं वो मटेरियल भी आपको लिस्ट आउट करना पड़ेगा। और उस मटेरियल में आपको कौन सा ब्रांड, कौन सा आपका सिस्टमेटिक वे में प्राइस आएगा, क्या आएगा, ये सब चीज़ भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट। इसके अंदर में आपका
कौन सा आदमी काम करेगा, कौन सा ब्रांड का काम करेंगे, क्या क्या मटेरियल आप यूज़ करेंगे, इसका एक प्रोजेक्ट एनालाइटिक एक लिस्ट आप बना लीजिए। थर्ड पॉइंट जो हुआ वो है अंडरस्टैंडिंग द स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको गौर से सुनिए। इसके अंदर में चीज़ ये है, आपको साइट पे जाना होता है, मेज़रमेंट लेना होता है, बहुत सारा मेज़रमेंट एक्यूमुलेट करने के बाद आप हर एक जगह का एनालाइज करेंगे कि कौन सा जगह में आप जैसा जैसा प्लान किए हैं वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं। मान के चलिए आप कहीं पे एक सोफ़ा का आप प्लान किए हैं कि इस जगह में हम सोफ़ा रखेंगे, लेकिन स्पेस का जो मेज़रमेंट है, आफ्टर गेटिंग द मेज़रमेंट फ्रॉम द प्रैक्टिकल साइड, आप देखेंगे कि वो सोफ़ा प्रैक्टिकली वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं। क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट आप सोच के रखे हैं, लेकिन जो सोफ़ा आप वहाँ पे लगाना चाह रहे हैं उसका जो मेज़रमेंट है वो उसके बाद में वो देखें कि आप वहाँ पे वो सेटिंग कर नहीं पाए। इससे क्या हुआ, वो स्पेस जो प्रैक्टिकल स्पेस का जो मेज़रमेंट है वो और आपका जो सोच है वो दोनों में कोई बैलेंस नहीं हुआ। वैसा आपका मान के चलिए कोई बाथरूम का आप मेज़रमेंट लिए, अब बाथरूम में आप सोचे कि ग्लास क्यूबिकल लगाना है, कहीं पे आपका बहुत अच्छी तरह से कॉमोड का सेटिंग करना है, कहीं पे आपको लगे कि ये बाथटब का सेटिंग करना है, लेकिन प्रैक्टिकल जब आप साइट जाके जो मेज़रमेंट लिए, वहाँ पे जाके जो एनालाइज किए, देखे कि नहीं यहाँ पे ग्लास क्यूबिकल लगेगा, तो आपका कोई बढ़िया करके यहाँ पे कॉमोड नहीं लग सकता, या फिर आपका बाथटब वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। दीज आर ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स। सो प्रैक्टिकल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जो है उसको बनाने से पहले स्पेस का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में आया 4 नंबर पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपका बिल्डिंग जो है, आपका जो रूम है, वो कैसा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप डिज़ाइन तो बना लिए बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जाएंगे, आप देख रहे हैं कि जैसा जैसा आप सोचे थे उस हिसाब से आपका वॉल काम कर नहीं पा रहा है, क्योंकि वो कंक्रीट वाला वॉल है, ठीक है। तो उसमें आप मान के चलिए कोई स्ट्रक्चरल वॉल में जो ढलाई कॉलम है, जो बीम है, उसके अंदर में आप कोई इलेक्ट्रिकल वायर आप टान नहीं पाएंगे, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। इसके लिए वो जो इलेक्ट्रिकल का आप लेआउट बनाएंगे, लाइटिंग का जो लेआउट बनाएंगे, ठीक है, तो उसको आपको बनाने से पहले आपका बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप प्लानिंग कर लिए, उसके बाद में देखें कि नहीं वहाँ पे तो बीम है, कॉलम है, तो आपका पॉइंट वहाँ पे नहीं जा सकता है, ठीक है। मान के चलिए कहीं पे आप बाथरूम का कोई प्लम्बिंग का सेटिंग आप करने वाले हैं और कॉमोड आप वहाँ पे दे दिए, लेकिन जब बाद में आप करने के लिए गए, आप देखें कि वहाँ पे एक कॉलम आ गया, तो आप तो वहाँ पे प्लम्बिंग का पॉइंट कर नहीं पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या ये ब्रिक स्ट्रक्चर है, क्या ये कॉलम स्ट्रक्चर है, इसका फाउंडेशन कैसा है, ये कितना लोड ले सकता है, ठीक है। लोड से याद है, आप यहाँ पे अगर मान के चलिए क्या चीज़ का टाइल्स लगाने वाले हैं या मार्बल लगाने वाले हैं, किस टाइप का फ्लोरिंग आप करने वाले हैं, ये भी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि बिल्डिंग का एक जो स्ट्रक्चर का एक वॉल्यूम होता है, वो हर फ्लोर हर जो कैपेसिटी है वो आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर वो कैपेसिटी लोड बेयरिंग बहुत अच्छा है तो आप वहाँ पे बढ़िया मोटा मार्बल का काम आप कर सकते हैं, इम्पोर्टेड मार्बल का काम आप कर सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी का आप टाइल्स का काम कर सकते हैं। लेकिन आप अगर देखें कि नहीं यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आपका यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से कंक्रीट का काम किया नहीं हुआ है या फिर एग्जिस्टिंग बहुत मोटा फ्लोरिंग यहाँ पे किया हुआ है, तो आप उस टाइप का फ्लोरिंग का काम नहीं कर सकते।
इसीलिए यहाँ पे बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है ये समझना बहुत ज़रूरी है। 5 नंबर पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग द स्पेस। काम का शुरू होने से पहले, मतलब कि प्रोजेक्ट आपका फाइनल हो गया और आप प्रोजेक्ट अभी मोबिलाइजेशन में जाएंगे, प्रैक्टिकली आप शुरू करेंगे। इस टाइम में आपको क्या करना है कि स्पेस को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेना है, ठीक है। कौन सा जगह में आपका क्या क्या प्लान किए हैं, क्या क्या सोचे हैं, वो चीज़ आप वहाँ पे मार्किंग कर लीजिए। वहाँ पे मार्किंग करने के बाद में आप फिजिकली उसको देखिए, प्रैक्टिकली उसको देखिए कि इंसान का जो मूवमेंट है, वहाँ पे जो रहने वाले हैं उसका जो मूवमेंट है वो ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं। ये रेसिडेंशियल या कमर्शियल कोई भी प्रोजेक्ट, कोई रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट हो, कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट में इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम लोग बहुत बढ़िया डिज़ाइन हम लोग बना लिए, लेकिन वो डिज़ाइन जो है वो वहाँ पे प्रैक्टिकली करने के टाइम में बहुत सारा दिक्कत आ गया। इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप मान के चलिए आप ऑफिस का डिज़ाइन आप बनाए, पार्टीशन बनाए, टेबल चेयर सब लगा दिए, लेकिन उसके बाद में देख रहे हैं कि आदमी जो आएगा जाएगा, जो एम्प्लॉय जो जाएगा उसका स्पेस का क्राइसिस हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप काम शुरू होने से पहले स्पेस का जो प्रैक्टिकल मार्किंग है वो कर लीजिए, उसके बाद में काम चालू कीजिए, तो उससे आपको बहुत सुविधा होगा। नंबर 6, द ह्यूमन इंटरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें काफी सारा मटेरियल का यूज होने वाला है। अब ये चीज का आपको ध्यान में रखना है कि कोई एक सिंगल इंडिविजुअल इंसान ये काम को कर नहीं सकता है। आपको वहाँ पे काफ़ी सारा प्रोफेशनल का काम वहाँ पे लगेगा, चाहे वो कारपेंटर हो, टाइल्स मिस्त्री हो, इलेक्ट्रीशियन हो, और सीलिंग वाला काम हो, प्लम्बिंग वाला काम हो, या फिर एसी टेक्नीशियन हो। लॉट ऑफ टेक्नीशियन विल कम। आपको वो देखना है कि दे आर स्किल्ड और नॉट। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो काम है, जो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट आप सोचे हैं, वो प्रैक्टिकली ये इंसान कर पाएगा कि नहीं, ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मान के चलिए आप 2 काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसी से पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में भी आपका वहाँ पे और भी नए नए आदमी आके वो काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। किस टाइप का टेक्नीशियन आपको चाहिए, किस टाइप का टेक्निकल आदमी चाहिए, किस टाइप का स्किल्ड लेबर चाहिए, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको बहुत ज़रूरी देखना है क्या टाइप का, क्योंकि आपका जो डिज़ाइन है उसके संग जो कॉन्सेप्ट वाइज जो मटेरियल आप चूज़ किए हैं वो कॉस्टली हो सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक मटेरियल हो सकता है। अब मान के चलिए वो करने के टाइम में अगर आपका स्किल मिस्त्री नहीं है तो वो चीज़ बहुत बेकार हो जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान में रखना है। नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सस्टेनेबल ऑफ डिज़ाइन। आप जो मटेरियल वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो आप लिस्ट अप किए हैं, जो ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म वो सस्टेनेबल होगा? जो क्लाइंट है, जो वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो प्रोडक्ट, वो मटेरियल, आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे कितना टाइम वो यूज़ करेगा। वो यूजेस के ऊपर डिपेंड करके क्या वो मटेरियल सही है, क्या वो मटेरियल बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा, क्या वो मटेरियल से कोई हेल्थ इफेक्ट नहीं हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो सस्टेनेबल ऑफ मटेरियल्स, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपका वेदर चेंज हो रहा है। इसके संग संग में आपका जो मटेरियल है उसका भी आपका ये है। जैसे मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा लकड़ी यूज़ कर लिए, लेकिन कुछ साल के बाद आप देखें कि वो लकड़ी में आपका फंगस आ गया या फिर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आ गया। उसके बदले में आप कोई स्टील का मटेरियल यूज़ किए, कोई मेटल यूज़ किए, आप हार्ड
फाइबर, हार्ड प्लास्टिक का कोई मटेरियल आप यूज़ किए, तो ये क्या है, लॉन्ग टाइम ये मटेरियल यूज़ होगा, डेली पर्पस में यूज़ होगा। यूज़ करते करते ये चीज़ का वो इफेक्ट नहीं आएगा। इससे ये चीज़ ध्यान में रखना है। मान के चलिए कोई आप पेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो पेंट आपका हेल्थ के संग रिलेट हो रहा है, क्योंकि रूम के अंदर में वो पेंट से बहुत सारा स्मेल आता है, बहुत सारी चीज़ आता है। क्या वो पेंट हेल्दी है, ये सब सारा चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मतलब कि जितना भी मटेरियल आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो उसका सस्टेनेबिलिटी विद हेल्थ एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये सारा चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लास्ट एंड 8 नंबर पॉइंट, कम्युनिकेटिंग द डिज़ाइन। आप जो डिज़ाइन वहाँ पे सोचे हैं, क्या वो क्लाइंट को सेटिस्फाइड है? आपका जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड है? आप उनको किस ढंग से एक्सप्लेन किए हैं? वो जो ज़रिया है, क्या वो ठीक था? मतलब कि जो प्लान आप वहाँ पे भेजे हैं, क्या वो जो डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो आप क्लाइंट को शो किए हैं? क्लाइंट उससे क्या सेटिस्फाइड है? आपको हर एक बारीकी से ये जो कम्युनिकेशन है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लाइंट सेटिस्फाइड हो गया, जो डिज़ाइन वो काम करने में जितना आपको इजी फील होगा, अगर वो चीज़ क्लाइंट को समझ में नहीं आया, वो काम करने में आपको बहुत दिक्कत आएगा। आप जो ड्राइंग सोचे हैं, जो डिज़ाइन जो सोचे हैं, जो कॉन्सेप्ट आप सोचे हैं, वो आपका साइट पे जो टेक्नीशियन है उसको आप प्रॉपरली समझा पाए हैं कि नहीं? क्या वो ठीक तरह से वो समझा है कि नहीं? आप उसको ड्राइंग से समझाइए, स्केच करके उसको समझाइए, 3D व्यू दिखा के समझाइए। तो इस सिस्टम से जो प्रॉपर कम्युनिकेशन है वो होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो क्लाइंट से हो, चाहे वो टेक्नीशियन से हो, चाहे वो कारपेंटर से हो, चाहे वो प्लम्बर से हो, विथ एवरीवन ये बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ये हुआ 8 नंबर्स ऑफ फंडामेंटल डिज़ाइन। आशा करते हैं जो फंडामेंटल ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो ये 8 पार्ट है आपको समझ में आया। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, आपको कुछ चीज़ और जानना है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग को मेल कीजिए। कोई इस रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो पूछिए, हम लोग रिप्लाई कर देंगे। चलिए जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए। कमिंग डेज में और अच्छे वीडियो लाने वाले हैं इस रिलेटेड, ताकि डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग को और क्लियर होता जाए। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि जितना भी वीडियो हम लोग डालते जाएं आप लोग को फर्स्ट टाइम आपको मिलता जाएगा। तब तक के लिए अलविदा।